आज टॉपिक रहेगा आपका वायरॉइड, जो कि वायरस से मिलता जुलता है। हो गया वायरॉइड। आइए समझिएगा, वायरॉइड और वायरस, इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ अंतर होगा। ठीक है, आइए वायरस को समझा रखा हमने आपको। वायरस क्लियर है सभी को? वायरस क्या था बच्चा? एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना था, है ना। और उस न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना का कहने का मतलब क्या था कि न्यूक्लिक अम्ल मिल रहा था, न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ क्या मिल रहा था? प्रोटीन मिल रहा था। एक मार्कर कहाँ गया जी, ग्रीन वाला? मार्कर 2-3 दिन में कहाँ गायब हो गया यार। चलिए देखिए, वायरस में बात किया था क्या हमने कि वायरस जो होता है न्यूक्लिक प्रोटीन होता है या न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है डीएनए या फिर आरएनए। और इसे डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और बाहर बाहर एक आवरण मिल रहा है, और वो आवरण किसका है? प्रोटीन का। अब इस पूरी संरचना को क्या बोल दिया हमने? वायरस बोल रखा। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी एक संरचना है, कैसी संरचना है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, अब न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब कि दो ही चीज होगा इसमें। पहला क्या मिल रहा है? न्यूक्लिक अम्ल। वो न्यूक्लिक अम्ल कुछ भी हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और इसके बाहर का लगा होगा एक प्रोटीन का आवरण लगा होगा, इसलिए हमने क्या कहा? इसको न्यूक्लियो प्रोटीन। और यही न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना क्या कहलाती है? आपकी वायरस कहलाती है। ठीक है, अब आइए वायरॉइड में क्या अंतर है, या फिर वायरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो वायरॉइड के अंदर सबसे पहला बात आप याद रखेंगे कि प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें? तो केवल न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। सवाल आएगा कौन सा न्यूक्लिक एसिड? दोनों या दोनों में से कोई एक। तो याद रखना कि दोनों नहीं मिलेगा, केवल का मिलेगा आरएनए। यानी कि एक ऐसी संरचना जो केवल किससे बनी है? आरएनए से बनी है, इस पर प्रोटीन का कोई आवरण वगैरह नहीं है। ऐसी संरचना को क्या हमने बोल रखा है? वायरॉइड। और दोनों में यानी कि वायरस और वायरॉइड में अंतर क्या होता है कि ये केवल न्यूक्लिक अम्ल की संरचना है, और कौन से न्यूक्लिक अम्ल की संरचना है? आरएनए की। जबकि वायरस क्या है? डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। साथ ही साथ कौन मिलेगा उसमें? प्रोटीन मिलेगा। बात समझ में आई? खत्म कर लो अच्छा, एक लाइन लिख करके। देखिए, यह एक ऐसी संरचना है, हाँ वायरॉइड में यह एक ऐसी संरचना है जो केवल, यह एक ऐसी संरचना है जो केवल आरएनए से बनी हुई है। यह एक ऐसी संरचना है जो केवल आरएनए से बनी हुई है। वायरस की भांति, वायरस की भांति ये भी संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। वायरस की भांति ये भी संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। हो गया? चलिए अब इसको खत्म करिए टॉपिक को, और फटाफट लेकर आइए हेडिंग में वनस्पति जगत या पादप जगत। या तो वनस्पति जगत कह लो या फिर पादप जगत। कुछ आवरण नहीं होगा बच्चा। अगर आवरण होता तो प्रोटीन का होता, और यदि होता तो हम उसको वायरॉइड में नहीं पढ़ते। कहां पढ़ते? वायरस में पढ़ते। तो वायरस और वायरॉइड में इतना ही अंतर होता है कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। कौन सा न्यूक्लिक अम्ल? आरएनए। और इसके ऊपर किसी का कोई आवरण नहीं होता।
देखिए अब अगला हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। पादप जगत के बारे में कुछ बातें हमने पहले ही बता रखी है आप लोगों को। देखिए समझिएगा, अभी तक आपने क्या देखा है, वर्गीकरण। ध्यान दो बाबू इधर। तो पादप जगत को जो है पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पादप जगत का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। और आपने जो वर्गीकरण देखा है ना, वो वर्गीकरण कुछ और है। ये वर्गीकरण जो हम देख रहे हैं, ये है वर्गीकरण काल के हिसाब से। काल के हिसाब से, काल माने समय। तो जैसे जिस समय जो वैज्ञानिक आए उस समय उन्होंने अपना क्या किया, वर्गीकरण किया। फिर बाद में कोई वैज्ञानिक आएंगे, फिर वो भी क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपने बस केवल यही देखा है कि भाई पादप जगत को क्या कर रखा है हमने, कुछ भाग में बांट रखा है ना। कौन कौन सा, क्रिप्टोगैमस, फिनोरोगैमस, वो एक अलग है, आएगा, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी हमने कहा कि जो पादप जगत था तो केवल पादप जगत था, है ना। यानी कि जितने भी वहां पे पादप मिल रहे थे, चाहे जितने भी पेड़ पौधे थे, झाड़ियां थी, वृक्ष थे, सबको क्या माना गया था, पादप। तो सर्वप्रथम जो है इसको बांटा गया है किसके अनुसार, काल के अनुसार। अब काल के अनुसार जो है इसको 4 काल में बांटा गया। यानी कि हम इसका वर्गीकरण कितनी बार देखेंगे, 4 बार इसका वर्गीकरण देखेंगे। आइए सबसे पहला जो वर्गीकरण देखते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रथम काल वर्गीकरण। ध्यान से सुनो, अन्यथा बहुत पछताओगे, क्योंकि फिर चैप्टर पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रथम काल वर्गीकरण। ठीक है, अब ये जो प्रथम काल वर्गीकरण था, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम मैंने पहले भी ले रखा है आपके सामने, थियो फ्रेस्टस। नाम लिया था कभी? कौन थे ये थियो फ्रेस्टस? वनस्पति जगत के जनक थे, या फिर वनस्पति का जो अध्ययन होता है उसके जनक थे। वनस्पति जगत के जनक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि वनस्पति जो अध्ययन किया जाता है उसके जनक है कौन, आपके थियोफ्रेस्टस। तो इस पादप जगत का जो अध्ययन है, इस अध्ययन के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, फादर ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम, क्या नाम है इनका, थियोफ्रेस्टस। बात क्लियर हुई? चलो आगे देखिए। अब इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, अब कोई भी चीज यदि वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहला एक मुख्य चीज क्या माना जाता है, आधार। ऐसा बिना आधार के तो कोई वर्गीकरण नहीं होगा। यदि आप दो लोगों के बीच में अंतर देख रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, उन दोनों लोगों का वर्गीकरण कर दिया, ये अलग वर्ग में जाएंगे और ये अलग वर्ग में जाएंगे। तो दोनों को अलग अलग बांटने के लिए उन दोनों के बीच में कोई अंतर होना चाहिए, और जो आपने अंतर देखा है उसी अंतर को क्या कहा जाता है, आधार कहा। ठीक है, आइए देखते हैं इन्होंने क्या आधार माना था। तो इन्होंने आधार के रूप में क्या देखा था, केवल और केवल बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण समझते हो, यानी कि ऐसा लक्षण जो मेरे शरीर से बाहर प्रतीत हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, बाह्य लक्षण। तो बाह्य लक्षण को देखा किसने, थियोफ्रेस्टस ने देखा। किसके बाह्य लक्षण को देखा, पादप जगत के बाह्य लक्षण को। कब देखा, प्रथम काल वर्गीकरण के दौरान देखा। बात पल्ले पड़ी? ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो पादप जगत है या फिर जो पादप है वो 3 प्रकार के। सबसे पहला इन्होंने कहा वृक्ष। वृक्ष को क्या कहते हो, ट्री। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा सुप, हाँ छुप, छुप, हाँ ठीक है, जिसको कहते हैं श्रब्स। बताते हैं, समझाते हैं, ठहर जाओ। तीसरा
शाक, जिसको कहते हैं हर्ब्स। ये तीन कैटेगरी बांट दी। ये तीनों कैटेगरी को किसने बांटा? थियोफ्रेस्टस ने। कौन से वर्गीकरण के दौरान बांटा? ठीक है, क्या आधार माना? बाह्य लक्षण। इन्होंने क्या देखा? अब देखो, इसको पहले ये जरा समझ लो कि वृक्ष कौन होता है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। सुप कौन होती है? तो जो झाड़ियां होती है ना, उन झाड़ियों को कहा जाता है क्या? सुप। और ये रहा शाक। अब शाक कौन है? तो जितनी भी जड़ी बूटी वाली पादप होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटी। तो जो जड़ी बूटी जिनसे प्राप्त होती है, ऐसे मतलब छोटे छोटे पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? शाक कहते हैं। ठीक है, देखो ना यहाँ पे हर्ब्स आ रहा है क्या? आज जितना अभी ना जो जड़ी बूटी वाला जो शैम्पू वगैरह आता है, चाहे कोई भी उससे लिखा रहता है हर्बल, लिखा रहता है, वो हर्बल शब्द किससे आया है? हर्ब से आया। यानी कि याद रखना कि जड़ी बूटी वाला जो पौधा है, जड़ी बूटी वाला जो छोटा मोटा जो पादप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ब्स बोलते हैं, शाक बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने किस आधार पे बांटा था? बाह्य लक्षण के आधार पे। ठीक है, अब बाह्य लक्षण के रूप में क्या दिखा इनको? कौन पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई थोड़ा सा छोटा है, कोई उससे भी छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनको कौन दिखा? वृक्ष। उसको ले दिया कि जो जो बड़े बड़े पेड़ थे सबको क्या कह दिया? वृक्ष कह दिया। जो उनसे छोटे थे क्या बोल दिया? सूप बोल दिया। और जो उनसे भी छोटे थे उनको क्या बोल दिया? शाक बोल दिया। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, अब कृत्रिम वर्गीकरण क्यों बोला? इसलिए बोला कृत्रिम वर्गीकरण कि इन्होंने केवल और केवल बाह्य लक्षण को देखा था। अब बाबू जरा सोच के बताओ कि क्या केवल बाह्य लक्षण को देख करके किसी जीव के बीच में अंतर बताना, क्या ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है ना। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बताते हैं। जैसे मान लो एक चमगादड़ है। क्या चमगादड़ उड़ता है? चलो। एक तितली है, उड़ती है? चलो। एक चिड़िया उड़ती है। लेकिन तीनों की अगर मैं बात करूंगा वर्ग की, तो चमगादड़ आता है स्तनधारी वर्ग से। ठीक है, चमगादड़ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। ठीक है, यानी कि वो एक स्तनधारी हुई। वो चमगादड़ हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हम लोग मनुष्य भी कैसे हैं? स्तनधारी हैं, और वो भी कैसी है? स्तनधारी। अब तितली कौन? तो तितली एक कीड़ा है, एक कीट है, ये ऑर्थोपोडा समूह में आती है। ठीक। चिड़िया कौन? एक पक्षी है, ये एवीज वर्ग से आती है। अब देखो तीनों के तीनों तो हैं अलग अलग श्रेणी से। ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं तो क्या एक ही में रख दोगे? नहीं ना। यानी कि बाह्य लक्षण को देख करके ये बता देना कि ये दोनों आपस में या ये तीनों आपस में एक समान है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जो जो लंबा लंबा था उसको कह दिया वृक्ष। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो लंबा है वो वृक्ष ही है, क्योंकि इन्होंने क्या देखा? केवल और केवल बाह्य लक्षण। और कितने बाह्य लक्षण? तो मोटा मोटी लगभग याद रखिएगा केवल 1 से 2 लक्षण देखे थे इन्होंने। इसी कारण से इसको क्या बोला गया है? कृत्रिम वर्गीकरण। और आज हम कृत्रिम वर्गीकरण को नहीं पढ़ते हैं। समझ में आई कि हम लोग कृत्रिम वर्गीकरण को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था क्या बाबू? प्रथम काल वर्गीकरण। यानी कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो क्या था आपका? प्रथम काल वर्गीकरण। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। बात समझ में आई? फिर इसके बाद आएंगे कोई और वैज्ञानिक, वो लेकर आएंगे क्या? द्वितीय काल वर्गीकरण। फटाक से खत्म कर लो इसको जरा। चलिए अब समझिएगा, एक नोट पॉइंट यहां पे लीजिएगा। समझिए पहले नोट पॉइंट क्या है। तो इन्होंने क्या किया? पूरे पादप जगत को कितने वर्ग में बांट दिया? 3, वृक्ष, सूप और शाक। आधार क्या माना? बाह्य लक्षण। अब बाह्य लक्षणों को इन्होंने देखा, इसलिए हमने ऐसे वर्गीकरण को क्या नाम दिया? कृत्रिम वर्गीकरण। अब आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि कृत्रिम वर्गीकरण को परिभाषित करें, कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है, क्या बताओगे? ऐसा वर्गीकरण जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाएगा? कृत्रिम वर्गीकरण। लिख लोगे? लिखवा दें? लिख लेंगे? लिखवा दीजिए सर। कौन था? लिखवा दीजिए सर। हर चीज तुमको मुंह में लाके ना खिला दे हम, टेंशन क्या लेता है? तुम्हारा मार्कशीट लाके पहुंचा देंगे बुआ हम यहीं पे, समझा? इंटरमीडिएट में आ गए हो, 8वें 9वें क्लास में हो, लिखने से दूरी बनाओ, समझे? यहां लेकर आओ, यहां समझ नहीं?
अब ना देखो, एक कछुआ खरगोश वाला कहानी सुना है? सबने सुन रखा है ना? इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सुने हो कभी? है ना? नॉर्मली आपको मिल जाएगा सुनने को, यूट्यूब वगैरह बहुत सारा रील्स दिखाते हो, ठीक है। अब उसमें ना थोड़ा सा माइंड को अपना मेकअप करो। सबने पहला कहानी सुन रखा है, क्या सुन रखा है? भैया खरगोश रहता है, कछुआ रहता है, दोनों में रेस लगती है ना? रेस लगता था, क्या होता है? खरगोश सो जाता है, कछुआ जीत जाता है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 क्या? फिर से दोनों रेस लगाते हैं, ठीक है। इस बार खरगोश पहली गलती अपनी याद रखता है, नहीं सोता है, जीत जाता है। यहां से क्या सीख मिला? एक बार जो गलती करो दोबारा उसको दोहराने का नहीं। असल में एक बार खरगोश ने गलती की, हार गया, अगली बार वही रेस लगा रखा है, लेकिन इस बार उसने गलती नहीं की क्योंकि उसको याद था कि मैंने कुछ गलती की है। आपने जो गलतियां की है उसको सुधारिए, हर बार वो गलती रिपीट मत करिए, ठीक है। फिर इसका तीसरा पार्ट क्या है? दोनों ने फिर से रेस लगाया, बोला इस बार रास्ता बदल देते हैं, इस बार सेम रास्ते से नहीं जाएंगे, अलग अलग रास्ते से जाएंगे। अब दोनों जब अलग अलग रास्ते में गए तो दोनों के रास्ते में क्या मिल गया? नदी। अब नदी मिला तो कछुआ पार, कछुआ रेस जीत गया, फिर से खरगोश हार गया। ये तीसरा सीख मिला कि भैया जो आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग करो। कछुआ के अंदर क्षमता थी तैरने की, उसने अपनी क्षमता की प्रयोग की। असल नहीं, यू हैव टू यूज योर कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ माइंड पावर को थोड़ा सा बिल्ड करो। इसका चौथा पार्ट सुनो, क्या? फिर से दोनों रेस लगाते हैं। अब इस बार ना दोनों अपनी तालमेल बैठा लेते हैं। बोलता भैया ऐसा है, जो मेरी कमी है आप मेरे लिए पॉजिटिव बन जाओ, जो आपकी कमी है मैं आपके लिए पॉजिटिव बन जाऊं। यानी कि अब क्या किया कि जब जमीन पर चल रहा था कछुआ खरगोश के शरीर के ऊपर, है ना, जब नदी आया कछुए के ऊपर खरगोश, दोनों जीत गया। समय का बचत हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो थोड़ा सा माइंड मेकअप रखिए, कब कैसे काम लेना है इस बात को थोड़ा सा समझिए। बात समझे? तो समय के हिसाब से बाबू काम करिए और अपनी कमियां समझिए, अपनी खामियां समझिए। अब लास्ट वाले से ना एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट आपको सीख क्या मिलता है कि दोस्त वैसा बनाओ जो आपकी कमी में आपके साथ खड़ा हो जाए। पसंद है? अब खरगोश नहीं तैर सकता था, कछुआ उसके साथ खड़ा हो गया। कछुआ जमीन पर धीरे धीरे चलता था, खरगोश उसके साथ खड़ा हो गया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो दोस्त ऐसा बनाओ जो आपकी कमियों को छिपा दे, ना कि आपके अंदर और कमियां डाल दे, है ना। तनिक संगति दूर करो अपना, समझा? चलो यहाँ देखो, लिखने वाले ना बीमारी अपने से दूर रखो, कितना लिखोगे, परेशान हो जाओगे लिखते लिखते। देखो हुआ क्या कि इस पूरे के पूरे पादप जगत को कहीं ना कहीं 3 भाग में बांट दिया। अब बांटा तो इस वृक्ष में कुछ संख्या रखी होगी पादपों की, सूप में भी कुछ रखी होगी, है शाक में भी कुछ रखी होगी। तो याद रखना कि आपके किसने, कहां गया, ये थियोफ्रेस्टस ने, इन्होंने क्या लिखी है? एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक, और इस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, समझ में आई? कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में ना इन्होंने कुल 500 पादपों का वर्णन किया। और जो 500 पादपों का वर्णन किया है ना, ये 500 पादपों में से क्या कर रहे थे? वृक्ष थे, सूप थे और शाक थे, ठीक है। तो ये अक्सर पूछता है कि आपके थियोफ्रेस्टस ने कौन से पुस्तक में, या ऐसा भी दे दे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने कितने पादपों का वर्णन किया था? 500, ठीक है। या इन्होंने 500 पादपों का वर्णन किया था कौन से पुस्तक में, ऐसे भी घुमा के मिल सकता है। या प्रथम काल वर्गीकरण के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी, वो पुस्तक का नाम क्या है और किसने लिखा है ना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं आपके घुमा घुमा के। तो किसने लिखा? थियोफ्रेस्टस ने। कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसको लिख लीजिएगा फटाक से नोट में। उत्तर परिवर्तन कितने लोग समझते हो? बस एक लोग, ठहर जाओ, उसे एक लोग का भी वाट लगाते हैं। ये सर जी लिख लिया? चलो अब उत्तर परिवर्तन को जरा शब्द बताओ, क्या है उत्तर परिवर्तन? कहते हैं म्यूटेशन। अचानक से आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्तर परिवर्तन। कुछ और तरीके से थोड़ा सा इसके और लक्षणों के बारे में बताना हो तो नहीं बता पाएंगे सर। सुनो सुनो सुनो, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमने माता पिता से ग्रहण किए, इसको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। अब जो आनुवांशिक लक्षण है वो मुझसे, मेरे माता पिता से मुझ तक पहुंचे,
ठीक है, और मुझसे कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे में जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा होता केवल कि मेरा लक्षण जो है वो मेरे माता पिता से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या मेरे सारे लक्षण मेरे माता पिता से मैच कर रहे हैं? माता पिता जी ठीक ठाक है, हम निकल गए बदमाश है। जैसे समझने की बात है, तो माता पिता के लक्षण आए जरूर हैं, तो हमारे अंदर दो प्रकार के लक्षण, एक का है आनुवांशिक, अब आगे चल के सेकेंड ईयर में आओगे ना तो ये दो नाम में बदल जाता है, अर्जित लक्षण और उपार्जित लक्षण। तो अभी उतना दूर नहीं जा, अरे सुने हो ना, बस आज भी खाली सुन लो, अभी फिलहाल समझो कि ऐसा लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिले उसको क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अच्छा अगर याद रखोगे तो रख लेना, उसको कहते हैं हम लोग अर्जित लक्षण। जो हमने अर्जित किया है, अर्जित माने पाना, जो हमने अपने माता पिता से प्राप्त किया है लक्षण, वो क्या कहलाएगा, अर्जित लक्षण। चलो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण है हमारे पास जो हमने अपने जीवन काल में उसे खुद ब खुद उत्पन्न किया। समझ में आया? कुछ ऐसे लक्षण जो है हमारे पास जो कि हमने अपने जीवन काल के दौरान उस लक्षण को अपने अंदर स्वयं ग्रहण कर लिया है ना। जैसे ना पढ़ने वाली बीमारी माता पिता में नहीं थी, आ गई है, ये क्या कहलाएगा, उपार्जित लक्षण कहलाएगा। बिना मतलब के क्लास को डिस्टर्ब करना उपार्जित लक्षण कहलाएगा, है ना। बिना मतलब के मतलब की आवश्यकता से अधिक समय बर्बाद करना अपना, उपार्जित लक्षण कहलाएगा। तो कहने का, तो बार बार आपकी डिमेरिट्स गा रहा हूं, तो ऐसा ये नहीं है कि केवल आपके अंदर यही उपार्जित लक्षण है, और भी बहुत सारे उपार्जित लक्षण है। ठीक है, तो ऐसा लक्षण जो हमने अपने जीवन काल में स्वयं ग्रहण किया है, वो लक्षण हमारे माता पिता से नहीं आए हैं, उसको क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये उपार्जित लक्षण जो आता है ना, ये आता है बउआ किससे, उत्परिवर्तन से। अब उत्परिवर्तन का परिभाषा आपने क्या दिया अभी, अचानक से आया हुआ कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ गया तो क्या मेरे अंदर कुछ नए लक्षण आ जाएंगे क्या, जाहिर सी बात है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कि मेरा हाथ कट गया, ठीक है, बचपन से मैं ठीक ठाक था, मेरे माता पिता के द्वारा जब मैं पैदा किया गया तो मेरे पास दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, 5 उंगलियां इधर 5 उंगलियां इधर, सब कुछ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी हाथ कट गई, तो क्या मेरा लक्षण बदल गया कि नहीं बदल गया है? मेरे पास पहले 5 और 5 10 उंगलियां थी, अब ये 5 कट गई, मेरे पास कितनी रह गई, 5, लक्षण बदल गया ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन। अचानक से आया ना मेरे ये जीवन काल में, पहले से कोई इसका अनुमान नहीं था, ये अचानक से आया, ऐसा परिवर्तन आना क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की वजह से आता है क्या हमारे अंदर नया लक्षण, वो नया लक्षण जो आया उसको क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। ठीक है, और जो माता पिता से आया उसको कहते हैं अर्जित। अर्जित माने हमने स्वयं उसको प्राप्त किया, स्वयं माने माता पिता से प्राप्त किया। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल आता है क्या, कि क्या मेरे अंदर मैं कह सकता हूं कि दो प्रकार के लक्षण है, अर्जित और उपार्जित, कह सकते हो? ठीक है, अर्जित कहां से आए हैं, माता पिता से, उपार्जित स्वयं से, हमने उसको अपने जीवन काल में क्या किया है, तो उत्पन्न किया है या तो ग्रहण किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, अब बताओ कि आपके अगली पीढ़ी में क्या आपका अर्जित लक्षण जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा, वो तो आपके डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है ना। वो अर्जित लक्षण मेरे माता पिता से किस रूप में आया था, डीएनए के रूप में ही तो आया था ना, मेरे अंदर है, किस रूप में है, डीएनए के रूप में। मेरे बच्चे में क्या जाएगा, डीएनए जाएगा, इसका मतलब वो लक्षण तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? अब बात आया उपार्जित लक्षण का, जो हमने अपने अंदर स्वयं ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है, एक प्रक्रिया हुई थी, क्या बोला था उसको, उत्परिवर्तन। तो सीधा सीधा सवाल घुमा फिरा के नहीं, एकदम परफेक्ट डायरेक्ट सवाल कि क्या आपके अंदर उत्परिवर्तन से जो लक्षण आए हैं, क्या वो वंशागति दिखाते हैं? वंशागति माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना, क्या कहलाता है, वंशागति। हमने क्या बोला कि आपके अंदर आ गया कोई उत्परिवर्तन, ठीक है, और क्या वो उत्परिवर्तन आपकी अगली पीढ़ी में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, अब मान लो, समझ लो, तनिक सुनो, ठीक है। हाँ, अब जैसे कुछ मेकअप क्रीम की बात कर ले, या फिर छोड़ो उसको हटा ही देते हैं, बुरा लग जाएगा, नहीं लगेगा। अच्छा, तो मान लो कि किसी दिन ना तनी बहुत बढ़िया से मेकअप करने के चक्कर में कूले क्रीम लगा दिए, पता चला कि यहाँ मुंह पे रिएक्शन हो गया, भयंकर, ये बाल वाल सब गायब, है ना। हाँ, सब गायब हो गया। ठीक है, तब बताओ कि क्या आपकी अगली पीढ़ी में भी ऐसा ही होगा क्या? हाँ, समझ नहीं,
अब एक तो एग्जांपल हमारे ऊपर ले लो, मेरा हाथ कट गया मैंने बोला, ठीक है, तो हाथ कट गया यानी कि मेरे अंदर अब कितने हाथ रह गए? हाथ एक कट गया ना, ठीक है, तो फिलहाल मैं कहूंगा कितने हाथ है मेरे पास? एक। तो क्या मेरी जो अगली पीढ़ी आएगी वो एक हाथ वाली आएगी? नहीं। तो ऐसा नहीं कह सकते। अरे कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। अब इसमें ना और डिटेल में जाओगे ना तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका है, एक वो कायिक कोशिका है, एक जनन कोशिका है। जनन कोशिका में कौन? शुक्राणु और अंडाणु। और कायिक कोशिका में शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर सारी की सारी कोशिका कैसी है? कायिक कोशिका। अगर उत्परिवर्तन कायिक कोशिका में आएगा तो कभी भी वंशागति नहीं होगी। समझ आया? बाल उड़ जाए, है ना, कान कट जाए, नाक कट जाए, मुंह थोबड़ा बिगड़ जाए, हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, ये सारी कोशिका कैसी है? कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका में जो परिवर्तन आएगा बाबू अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। जनन कोशिका में यदि आ गया ना तो जनन कोशिका में आएगा तो वो अगला पीढ़ी में जाएगा, क्योंकि उसी जनन कोशिका के मिश्रण से संयुग्मन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और जनन कोशिका में यदि कोई परिवर्तन रहा तो युग्मनज में भी वो परिवर्तन दिखाई देगा। समझ में आई? तो अब ये बात घुमा फिरा के आया क्यों था उत्परिवर्तन? तो इसलिए आया था कि अभी आप लोग ना तो पढ़ते हो ध्यान से, ना लिखते हो, ना समझते हो, ठीक है, आप लोगों के अंदर ये लक्षण नहीं है पढ़ने लिखने वाला। लेकिन यदि आप ये उत्परिवर्तन अपने अंदर ला दो तो आपकी अगली पीढ़ी सुधर सकती है। हाँ, अब सोचो कि क्या मेरे लक्षण, अब देखो बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब अभी हमने कहा क्या कि अंडाणु शुक्राणु में परिवर्तन आना चाहिए, तब हमारी अगली पीढ़ी में परिवर्तन आएगा। चलो मान लिया, लेकिन मेरा बाल काला है, क्या मेरा लक्षण है? इस लक्षण का डेटा कहां पर होगा? डीएनए में होगा। क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं पढ़ने में, क्या ये मेरा लक्षण है? इसका सूचना कहां पर होगा? मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगा, मैं बहुत ज्यादा तेज हो गया, क्या ये मेरा लक्षण है? इसकी सूचना कहां होगी? तो आप यदि पढ़ने लगोगे, है ना, अपने आप पर मेहनत करने लगोगे, क्या वो आपका लक्षण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसकी सूचना कहां होगी? और क्या आपका डीएनए आपकी अगली पीढ़ी में जाएगा? आपका अगला पीढ़ी सही हो जाएगा। समझ में आई? तो अपने अंदर उत्परिवर्तन लेकर आओ। किसके संबंध में? पढ़ाई के संबंध में, कोनो और संबंध में ना। चलो ये लिख लिया। अब क्या लेकर आते हैं? दूसरा वर्गीकरण। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। देखो, गूंगा रहने के पीछे बाबू बहुत सारा कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक गूंगा व्यक्ति है उसके वजह से उसका अगला पीढ़ी गूंगा आ रहा है। वो एक प्रकार से कह सकते हो कि कोइंसिडेंस है। ऐसा आपने देखा कि पिताजी भी गूंगे हैं, बच्चा भी गूंगा है? अगर आपने ऐसा सुना है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक अपवाद कह लो या भगवान का कोई रूप कह लो, अलग की बात है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यदि वो गूंगा है तो गूंगा होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जब वो बच्चा जन्म ले रहा होगा, ठीक है, तो जन्म लेने के दौरान यदि प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल डिलीवरी कराई गई होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या किया था? बच्चे का सिर पहले बाहर आता है योनि भाग से, ठीक है, उस सिर को ऐसे घुमाया जाता है, घुमा करके खींचा जाता है। उस खींचने के दौरान यदि बच्चे के मस्तिष्क पर कोई दाब लग गया, है ना, कोई प्रेशर पड़ गया, कोई उसकी तंत्रिकाएं, कुछ कोशिकाएं मस्तिष्क की दब गई, उस कारण से हो सकता है कि वो बच्चा बोल ना पाए। पहले बात समझ में आए? अब सोचो कि कौन हो, मूवी में दिखाया जाता है कि कोई लोहा लक्कड़ ढेला या फिर कोई डंटा उंटा मार दिया, टन सुबेरे उठ रहा था, कहाँ है जी, तो याददाश्त का असर आता है ना, तो वैसे उस बच्चे में भी है। यानी कि हम लोग के ना ये मस्तिष्क में एक कोना में क्या है? डेटा है, ठीक है। अब अगर आज मुझे क्लास लेना है और इस टाइम पे मुझे फर्स्ट ईयर का क्लास लेना है, इसका डेटा मेरे किसी ना किसी कोने में होगा ना, और वे कोना को मार के शून्य कर दिया जाए, घबरा जाएगा, यो भुला जाएंगे कि हम पढ़ाई करते हैं, समझे? तो वो बचवा बोलने वाला है तो बोलने वाला कोई तो सूचना किसी भाग में होगा ना। डिलीवरी के दौरान हो सकता है कि दब गया उसका नसोस, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो हो सकता है ना ऐसा। चलो आगे सुनो, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, उस बच्चे का जीभ तालू से सटा हो सकता है, ठीक है। आप लोग बोल पाते हो, बोलने के पीछे में क्या रीजन? हम जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, साउंड अंदर से नहीं आती है बाबू, है ना, नहीं जीभ से भी नहीं आती है। अब जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे रखना हाथ, यहाँ पे बोलते समय कुछ कह के देखो, अपना नाम लेके देखो,
कुछ भी कह के देखो, यहाँ पे ऐसे पकड़ो अंगुली एक और कुछ कहते रहो, हाँ यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई साउंड बॉक्स है, ठीक है। अभी साउंड बॉक्स क्या करता है ना कि जब आप बोलते हो ना, यहाँ हाथ रख के देखो, हवा आती है अंदर से, है ना, तो हवा केवल निकलती है हवा, उस हवा को बात करेंगे। जब वो हवा आकर के टकराती है कहाँ पे, यहाँ पे साउंड बॉक्स में, तो एक आवाज क्रिएट होता है, ये आवाज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब हारमोनियम देखे हो, ठीक है, हारमोनियम से केवल एक धुन निकलता है, लेकिन उसके हवा के प्रेशर को रोक के अलग अलग धुन निकाला जा सकता है। हारमोनियम का बटन क्या करता है, जैसे एक बटन दबाते हो ना, हवा का दाब रोक दिया जाता है वहां पे, तो केवल हवा के दाब को ऊपर नीचे करके समय पर रोक कर अलग अलग सुर बजाया जा सकता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, ओठ और अपने जीवा यानी कि जीभ की मदद से हवा को रोकते हैं। कब हवा को क्या रोकना है, अब जैसे बिना ओठ सटाए कुछ अक्षर ऐसे हैं कि नहीं बोल पाओगे, जैसे प, बिना ओठ सटाए बोल के दिखाओ, है ना, नहीं बोल पाओगे ना, कारण क्योंकि यहाँ पे हवा को रोकना है, प, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रोकना है, फिर छोड़ना है हवा को, यानी कि आवाज उच्चारण के लिए कहीं ना कहीं जीभ और होठ होस्ट की मदद चाहिए। तो बच्चा यदि गूंगा है, नहीं बोल पा रहा है और आवाज निकाल रहा है, हो सकता है कि उसका वोकल कॉर्ड खराब हो, ये यहाँ पे साउंड बॉक्स उसका खराब हो, या तो उसका जीभ अंदर दबा हुआ हो सकता है, ये तलवे में सटा हुआ हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि बोलते हैं तोतला बोलते हैं लाम लाम, है ऐसा क्या होता है, क्योंकि उनका जीभ जो है तलवे में सटा हुआ है। चलो बहुत आगे हम लोग आगे, हाँ टॉपिक से तू ही ना लेके आ बाहर। देखो हमारा काम क्या होता है बच्चा, अगर आपने कोई भी सवाल पूछा है और अगर आपके नॉलेज के संबंध में तो जरूर बता देंगे, फटाफट लेकर आइएगा बच्चा। क्या, द्वितीय काल वर्गीकरण, द्वितीय काल वर्गीकरण, कितना बतियाते हो जी। द्वितीय काल वर्गीकरण, चार काल है, चार में से पहला काल पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा काल यानी कि इन थियोफ्रेस्टस के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, फटाक से जल्दी लेकर आओ, द्वितीय काल वर्गीकरण। आ जाए तो बताइएगा, हो गया। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब वो जो वैज्ञानिक थे ना, इनका भी नाम सुने हो आप लोग, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। अब कैरोलस लिनियस कौन थे बच्चा, इनके बारे में पढ़ा रखा हमने आपको, वर्गीकी के जनक है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं वर्गीकी के बारे में बताया था, याद है, वर्गीकी पढ़ाया था। वर्गीकी में कहीं ना कहीं सोपान वगैरह आया था क्या, उस वर्गीकी के टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे, कैरोलस लिनियस। कब किया था, 1753 के आसपास, है ना। चलो आगे आ जाओ। तो अब इनको क्या कहेंगे कि जनक हैं, किसके जनक हैं, वर्गीकी के जनक हैं, वर्गीकी के जनक है। वर्गीकी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। कोई लिखना मत, सुनते जाओ। ये गड़बड़ बात है, देखो मारते पीटते ना है, ये बैच मराने वाला वक्त है हमसे। अभी तक बहुत बैच पार किया, कोनो को पीटे उठे ना है, डांट देने में तो क्लास छोड़ के भाग जाता है, सब पीट देंगे तो क्या होगा, सब गायब। सुनो समझो, अभी ना जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, सोचो वाट लग जाएगा चैप्टर में। क्या देखा कि पादप जगत का हम देख रहे हैं दूसरा वर्गीकरण, थियोफ्रेस्टस के बाद कौन आए, कैरोलस लिनियस। इन्होंने कहा भैया हम आपसे कुछ ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, वर्गीकरण किया। किस आधार पर किया, बाह्य लक्षणों के आधार पे। अब बाह्य लक्षणों के आधार पे करेंगे तो क्या कहेंगे, कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि इन्होंने भी केवल और केवल क्या देखा, बाहर का लक्षण देखा, और लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया। किससे थोड़ा सा बेहतर किया, थियोफ्रेस्टस से। इन्होंने एक किताब लिखी, हाँ इन्होंने भी किताब लिखा था। अब उस किताब का नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। देखो सबके लास्ट में आएगा प्लांटेरम। अब प्लांटेरम इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों ने किस पर कार्य किया था, पादप पर काम किया था, ठीक है। अब स्पेसीज प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी इन्होंने, और इसके अंदर लगभग 5900 पादपों का वर्णन किया।
5900 पादपों का वर्णन किया। और इन्होंने भी जो वर्गीकरण किया था वो केवल बाह्य लक्षणों को देखते हुए किया था, इसीलिए इनके वर्गीकरण को भी क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्गीकरण। चलो ये दूसरा खत्म हुआ इनका। दूसरे कौन थे? कैरोलस लिनियस। आए बस बाह्य लक्षण में वही लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, बस समझे? चलो अब इसके आगे की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी कि अब कौन रह गया? तो वो काल का वर्गीकरण और रह गया। अब इसके बाद इसको भी हम लोग नहीं मानते, है ना? मानते नहीं है मतलब मानते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है? इस आधार पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कैरोलस लिनियस के आधार पे नहीं पढ़ेंगे, थियोफ्रेस्टस के आधार पे नहीं पढ़ेंगे,